तो देखिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। ठीक है, यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि 11वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, आप सभी भली भांति जानते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, बताइएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के लिए क्या होता है, एक विपरीत जो है वो प्रतिक्रिया होती है। यानी कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट रिएक्शन, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया यानी कि प्रत्येक प्रतिक्रिया जो भी हम करते हैं उसके लिए एक विपरीत प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो अदर ऑप्शंस हैं वो हमको देखने की जरूरत है ही नहीं। तो हम यह कह सकते हैं कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द थर्ड लॉ इज इम्पोर्टेंट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी स्पेशली द रिजिड बॉडी। ठीक है, ये जो है स्पेशली रिजिड बॉडी के लिए। आप याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन भी फिर से बन सकता है कि न्यूटन का तीसरा नियम स्पेशली किसके लिए है। तो वो दे देगा कि रिजिड बॉडी यानी कि ठोस बॉडी, या और 3 ऑप्शन और अदर कर देगा। ठीक है, 3 ऑप्शन अपनी तरफ से रख देगा और एक क्वेश्चन वो सही देगा जिसमें होगा रिजिड बॉडी। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम स्पेशली किसके लिए है, तो वह है केवल रिजिड बॉडी के। ठीक है, स्पेशली रिजिड बॉडी के लिए बना हुआ है। तो द रिजिड बॉडी पार्टिकल्स आर इज इन इक्विलिब्रियम एंड आर दस फेसिंग द फोर्स एंड टू बी इन द इक्विलिब्रियम दे आल्सो रिएक्ट एंड अप्लाई द अपोजिट फोर्स। ठीक है, जब हम रिजिड बॉडी पर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वहाँ से जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे द्वारा लगाए गए बल के अपोजिट में एक रिएक्शन देते हैं, उसके अपोजिट में एक फोर्स लगाते हैं, जिससे कि हम उस पर जो है कोई इफेक्ट नहीं डाल पाते। ठीक है, तो ये होता है रिजिड बॉडी का जो स्टेटमेंट है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि संतुलन के लिए वस्तु पर लगाया गया कुल बल 0 होता है। ये आपको बताना है सही है या गलत है। ठीक है, तो सभी जानते हैं कि जो भी हमारे पास समेशन ऑफ फोर्स होता है, समेशन ऑफ फोर्स वो क्या होता है, 0 होता है। तभी हम बॉडी क्या कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो संतुलन में है। ठीक है, बॉडी कैसी है, संतुलन में है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, द इक्विलिब्रियम इज ओनली अटेन्ड इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी टेंड्स टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि टोटल फोर्स जिस बॉडी का 0 है तो वो बॉडी हमेशा कैसी है, इक्विलिब्रियम में होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसने कहा है कि संतुलन के लिए वस्तु पर लगाया गया कुल बल 0 होता है। फॉर इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 इज ट्रू। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है संतुलन के लिए विभिन्न बलों द्वारा वस्तु पर लगने वाला कुल आघूर्ण 0 होता है। अब यहाँ पर ये भी आ जाइएगा, यानी कि हमने लिखा कि समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0, तो क्या होगा देखिएगा, कुल आघूर्ण की बात करें तो आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण जो है हमारे पास वो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो x है या l है हम कुछ भी मान सकते हैं, वो क्या होता है, वो आघूर्ण होता है। जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो समेशन ऑफ m है, यानी कि समेशन ऑफ m है, उसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। और इसने कहा है कि कुल आघूर्ण अगर 0 हो, तो देखिएगा सबसे पहले यही बात हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो मोमेंट है वो टोटल 0 आएगा या नहीं। तो देखिए जब टोटल फोर्स ही 0 है तो मोमेंट भी तो टोटल 0 हो जाएगा ना। तो मोमेंट टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो संतुलन के लिए यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम द नेट मोमेंट एक्ट ऑन द बॉडी बाय वेरियस फोर्सेस इज 0। संतुलन के लिए विभिन्न बलों द्वारा वस्तु पर लगाए गए कुल आघूर्ण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि ट्रू। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा गया है कि पिंड का कुल बल आघूर्ण, ठीक है, पिंड का कुल आघूर्ण 0 है। तो इसका मतलब क्या है, वो पिंड क्या है, संतुलन की अवस्था में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है।
अर्थात बल और आघूर्ण अक्ष के बीच की दूरी शून्य है, तो आपको ये भी बताना है। तो जो इसने कहा है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो जाता है कि आंसर में हम जो ऑप्शन देख रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन से कनेक्ट हो रहा है। पिंड का कुल आघूर्ण शून्य है, द नेट मोमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड द रोटेशनल एक्सिस इज जीरो। अर्थात बल और आघूर्ण अक्ष के बीच की दूरी कैसी है, शून्य है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कथन का पहला भाग सत्य है और दूसरा असत्य है, यानी कि दूसरा भी सत्य है। ठीक है, यानी कि दोनों सत्य बताए गए हैं पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में बताया गया पहला सत्य बताया गया है, दूसरा असत्य, दोनों असत्य बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में पहला गलत है, दूसरा सही बताया गया है, और बी ऑप्शन में दोनों ही गलत बताए गए हैं। सी ऑप्शन में क्या है, पहला सही है, दूसरा गलत बताया गया है, और डी ऑप्शन में दोनों ही सही बताए गए हैं। तो बात करें अगर हम ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है कि कथन का पहला भाग सत्य है और दूसरा भाग गलत है। तो कैसे, तो पिंड का कुल आघूर्ण शून्य है। ठीक है, मान लिया हमने कि पिंड का कुल आघूर्ण शून्य है, इसने ये कहा है, तो पिंड का आघूर्ण शून्य है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं कि पिंड का कुल आघूर्ण शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसका जो बल है वो भी शून्य हो जाता है। अर्थात बल और आघूर्ण अक्ष के बीच की दूरी जो है वो शून्य है। ठीक है, तो ये गलत है, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल के और आघूर्ण के बीच की दूरी शून्य होती है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि द मोमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो, जो मोमेंट है वो जीरो होगा। दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस एंड रोटेशनल एक्सिस इज जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बल है और रोटेशनल एक्सिस है उनके बीच की जो दूरी होगी वो शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पिंड का कुल आघूर्ण शून्य होता है, हाँ ये सही बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम सी को यहाँ पर टिक करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पिंड का कुल बल शून्य है। देखिएगा यहाँ पर अब बल की बात उसने की है, अभी बात कर रहा था वो आघूर्ण की, यहाँ बात की है उसने बल की। पिंड का कुल बल शून्य है, जिसका अर्थ है कि बल वस्तु पर बिल्कुल भी नहीं लगाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर पिंड का कुल बल शून्य है तो जिसका अर्थ यह है कि बल वस्तु पर बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा है, यानी कि उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, द नेट फोर्स ऑफ द बॉडी इज जीरो, दैट मीन्स द फोर्स आर नॉट बीइंग अप्लाइड द बॉडी एट ऑल एंड हेंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इसलिए वस्तु क्या है वो संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ पर जो पहला है यानी कि इसका जो कथन है वो सत्य है और दूसरा जो भाग है वो असत्य है, ये हमको बताना है। ठीक है, असत्य है या सत्य है ये हमको बताना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है कि भाग जो है पहला भाग जो सत्य है, दूसरा भाग असत्य है। देखकर ये आपको पता चल रहा है कि पिंड का कुल बल शून्य है, अर्थात जिसका अर्थ यह है कि वस्तु पर बिल्कुल भी बल नहीं लगाया जा रहा है, तो इसलिए वस्तु जो है वो संतुलन की अवस्था में है। तो ऐसा नहीं है कि वस्तु पर अगर बल बिल्कुल भी ना लगे तो तभी वस्तु मतलब संतुलन की अवस्था में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बल लगाए जा रहे हैं तो तब भी बॉडी जो है वो संतुलन की अवस्था में होती है। तो द नेट फोर्स ऑफ द बॉडी इज जीरो, दैट डज नॉट मीन दैट द फोर्स आर नॉट बीइंग अप्लाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर वस्तु का जो कुल बल है वो शून्य है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु पर बिल्कुल भी बल नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, ये मतलब नहीं है। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, तो द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। द इक्विलिब्रियम इज ओनली अटेन इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी टेंड्स टू द इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उस पर लगने वाले फोर्स जो है वो जीरो होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर पिंड का कुल बल शून्य है और उसको हम ये कह दें कि वस्तु पर बिल्कुल भी बल नहीं लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है यानी कि पिंड का कुल बल शून्य है ये सही है, लेकिन वस्तु पर बिल्कुल भी बल नहीं लगाया जा रहा है ये गलत हो जाएगा, इसलिए वस्तु संतुलन अवस्था में। ऐसा कुछ नहीं है। संतुलन अवस्था में कब होगी, जब वस्तु का नेट बल तो जीरो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर बल नहीं लग रहा है, बल जरूर लगेगा। ठीक है, तो नेट बल जीरो हो सकता है। ठीक, तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा कि कथन का पहला भाग सत्य है, दूसरा भाग जो है वो असत्य है। तो द फर्स्ट पार्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू एंड द अदर पार्ट इज फॉल्स। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको यह सही बताना है कि ऑप्शन पढ़ करके आपको ये सही बताना है।
तो ऑप्शन अगर हम पढ़ें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वस्तु की संतुलन की अवस्था केवल 2D में मान्य है। द एप्लीकेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज वैलिड ओनली इन द 2D। ठीक है, तो ऐसा है या नहीं है ये आपको बताना है। वस्तु के संतुलन की अवस्था केवल 3D में मान्य है, वस्तु के संतुलन की अवस्था केवल 1D में मान्य है, या वस्तु के संतुलन की अवस्था पूरे समय मान्य है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि पूरे समय मान्य है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका पहले ही करेक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि वस्तु के संतुलन की अवस्था केवल 2D में मान्य है, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, 3D में भी मान्य हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि देखिएगा, नहीं ऐसा ये ऑप्शन हमारे गलत हो रहे हैं। ऑप्शन को सही करने के लिए हम क्या करें, देखिएगा वस्तु के संतुलन की अवस्था 2D में भी हो सकती है भाई हमने किसी पेपर पर इस तरीके से एक टेबल बनाई और टेबल पर जो है एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स का भार जो है वो mg इस तरीके से है और इतना ही हम यहाँ पर जो है एक रिएक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, तो R = mg हो जाएगा। तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये 2D में है, तो 2D में भी हो सकता है, ये सही है। वस्तु के संतुलन की अवस्था 3D में हो सकती है, हाँ हो सकती है, ये भी सही है कि वस्तु के संतुलन की अवस्था जो है वो 3D में हो सकती है। वस्तु के संतुलन की अवस्था केवल 1D में हो सकती है, हाँ 1D में भी हो सकती है। यानी कि हम केवल क्या करते हैं कि संतुलन की अवस्था में उसके ऊपर जो बल लगे हुए हैं उनको केवल हम क्या करना है, नेट फोर्स 0 कर देना है। नेट फोर्स अगर 0 हो रहा है तो वस्तु कहीं पर भी संतुलन की अवस्था में हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं पर भी, तो वस्तु के संतुलन की अवस्था पूरे समय मान्य है। यानी कि कहीं पर भी 1D में, 3D में, 2D में, जहाँ पर भी है अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है अगर वस्तु पर लगने वाले नेट फोर्स का जो समेशन आएगा वो 0 आ जाएगा, तो जो भी हमारे पास वस्तु है, बॉडी है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु के संतुलन की अवस्था जो है वो पूरे समय हो सकती है। द एप्लीकेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज वैलिड द थ्रू आउट, यानी कि कहीं पर भी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वस्तु के संतुलन की स्थितियों के लिए, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा है, लेकिन आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप देखते ही क्वेश्चन को टिक कर दोगे। वस्तु के संतुलन की स्थितियों के लिए अर्थात कठोर वस्तु केवल बाहरी बल के संतुलन की परिभाषित करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ये टोटल आपके समझ में आ जाएगा। वस्तु के संतुलन की स्थितियों के लिए अर्थात कठोर वस्तु केवल बाहरी बल ही संतुलन की परिभाषित करते हैं, संतुलन को परिभाषित करते हैं, क्योंकि आंतरिक बलों को रद्द कर दिया जाता है। रद्द का मतलब होता है समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए विचार नहीं किया जाता। फॉर द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी दैट इज द रिजिड बॉडी ओनली द एक्सटर्नल फोर्स डिफाइन द इक्विलिब्रियम बिकॉज द इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट सो नॉट टू बी कंसिडर्ड, यानी कि बिकॉज द इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट सो नॉट टू बी कंसिडर्ड, यानी कि जिसको हम कंसिडर नहीं करते, जिस पर हम विचार नहीं करते हैं। तो बात करते हैं अगर हम ऑप्शन की, तो ऑप्शन में कह रहा है कि कथन का पहला भाग गलत है, दूसरा भाग सत्य है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी वो कहता है कि जो हमारे पास वस्तु है उसमें जो कहा गया कथन है उसमें पहला भाग असत्य है, दूसरा भाग भी असत्य है। ऑप्शन नंबर सी में कथन का पहला भाग सत्य है, दूसरा भाग गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या कहता है कि पहला भाग सत्य बोल रहा है और दूसरा भाग भी सत्य बोल रहा है, दोनों भाग उसको सत्य लग रहे हैं। ठीक है, तो फॉर द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी द रिजिड बॉडी ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेस डिफाइंस द इक्विलिब्रियम बिकॉज द एक्सटर्नल फोर्स कैंसिल आउट सो नॉट टू बी कंसिडर्ड। वस्तु के संतुलन की स्थितियों के लिए अर्थात कठोर वस्तु केवल बाहरी बल ही संतुलन को परिभाषित करते हैं, क्योंकि आंतरिक बलों को रद्द किया जाता है, यानी कि उसको मान्यता नहीं दी जाती, इसलिए विचार नहीं किया जाता है, यानी कि कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है, यानी कि पहला जो भाग है वो सही है। वस्तु के संतुलन की स्थितियों के लिए अर्थात यानी कठोर वस्तु केवल बाहरी बलों की संतुलन को परिभाषित करती है, ये बात उसकी सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरे भाग की, क्योंकि आंतरिक बलों को रद्द कर दिया जाता है इसलिए विचार नहीं किया जाता, तो रद्द नहीं किया जाता है। ठीक है, आंतरिक बलों को रद्द नहीं किया जाता है, तो दूसरा भाग क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनल फोर्सेज डज नॉट अफेक्ट द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, यानी कि जो भी इंटरनल फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। नॉट ओनली एक्सटर्नल बट द इंटरनल फोर्सेज दैट आर डेवलप्ड बाय द शेक ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज डज डेवलप द tending effect on the equilibrium of the body, thus the internal force does not the cancel out। ठीक है, तो इंटरनल फोर्स क्या हो जाते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। बात कर लेते हैं 18वां क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे पूर्ण संतुलन के लिए शून्य की आवश्यकता है। देखिएगा, किसे
संतुलन के लिए शून्य की आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू जीरो फॉर द परफेक्ट इक्विलिब्रियम। संपूर्ण पूर्ण संतुलन के लिए, ठीक है, परफेक्ट इक्विलिब्रियम के लिए शून्य की आवश्यकता किस में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है फोर्स इक्वल टू जीरो, मोमेंट इक्वल टू जीरो, या फिर जो भी इसमें थीटा है थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर थीटा दिया गया तो समेसन थीटा इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर जो भी एफ है, एफ जो है वो क्या है, समेसन एफ, ठीक है, और ये समेसन थीटा है, यहाँ पर ये समेसन थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिए हुए हैं कि समेसन एफ जीरो, समेसन एम जीरो यानी कि मोमेंट जो है वो जीरो, या फिर समेसन थीटा जीरो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन हम बताएंगे, ऑप्शन हम टिक करेंगे। तो देखिएगा, द समेसन ऑफ द फोर्सेस नीड टू बी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर समेसन ऑफ फोर्सेस तो जीरो होगा। ठीक है, संतुलन की अवस्था में समेसन ऑफ फोर्सेस जीरो होगा। तो देखिएगा समेसन ऑफ फोर्स किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, तीन ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहले ही कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमें पता है कि फोर्सेस का जो समेसन है होना चाहिए वो जो है जीरो की आवश्यकता है संतुलन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में एफ बराबर जीरो है, सेकंड में समेसन ऑफ जीरो है, और डी में भी समेसन ऑफ जीरो है। तो तीनों ऑप्शन हमें अभी तक जो है चांसेस लग रहे हैं कि इसमें से ही हमें आंसर मिल सकता है। सो डज द समेसन ऑफ द मोमेंट नीड टू जीरो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जो मोमेंट है, मोमेंट का जो समेसन है वो भी जीरो होना चाहिए, यानी कि अब भी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि संतुलन की अवस्था के लिए कोई भी बॉडी हो उसके संतुलन की अवस्था के लिए मोमेंट जो है, मोमेंट का समेसन वो जीरो होना चाहिए और फोर्स का समेसन भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि फोर्स का समेसन जीरो होगा ऑटोमेटिकली मोमेंट का समेसन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में मोमेंट और जो मोमेंट है और फोर्स है उनका समेसन जो है वो जीरो दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और डी में चांसेस हैं कि ऑप्शन आपका यहीं से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि एंगल की क्या बात करें, तो दे नॉट नीडेड टू जीरो, यानी कि बट टेकिंग अबाउट द एंगल दे नॉट नीडेड टू जीरो, लेकिन एंगल की जीरो होने की आवश्यकता नहीं है अगर किसी बॉडी को हमें इक्विलिब्रियम में करना है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि हमें थीटा की आवश्यकता नहीं है। मस्ट नीड टू बी द इक्विलिब्रियम टू जीरो द बेसिक नीड ऑफ द फोर्सेस द मेक ऑफ द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ये बेसिक नीड है बॉडी को इक्विलिब्रियम में, मतलब जो सेटिस्फाई करता है उसके लिए क्या होता है, फोर्सेस का जो समेसन है, टोटल फोर्स वो जीरो होना चाहिए और नेट मोमेंट भी उसका जो है वो जीरो होना चाहिए, लेकिन जो एंगल है, ठीक है, जो एंगल है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में फ्री बॉडी डायग्राम वस्तु के संतुलन की स्थितियों की गणना करने में कोई भूमिका नहीं निभाते। ओए होए क्या बात है, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम वस्तु के संतुलन की स्थितियों का गणना करने में कोई भूमिका नहीं निभाते। बहुत ही आसानी से इसने ये कह दिया है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फ्री बॉडी डायग्राम वस्तु के संतुलन की स्थितियों की गणना करने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं? ठीक है, जब हम किसी बॉडी के फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले उसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। द फ्री बॉडी डायग्राम डज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। किसी भी रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फ्री बॉडी डायग्राम। As the net forces are zero, the free body diagram help us the take of the measurement of sum, that is to see whether the summation is really zero or not. कहने का मतलब ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम संतुलन की स्थितियों की गणना करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके बिना हम बॉडी के जो फोर्सेस हैं उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाता है, यानी कि इसका कहा गया कथन बिल्कुल गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तो वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, ट्रू और फॉल्स बताना है। पिंड पर कार्य करने वाले नेट बल शून्य होने चाहिए, यह केवल सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी मान्य होता है। यह केवल सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ही मान्य होता है। इसका मतलब है कि टेक के प्रतिक्रिया यानी कि जो सपोर्ट है उसके रिएक्शन बल को नेट बल को शून्य बनाने में गिना जाता है। The net forces of acting on the body need to be zero. This is also applicable for the simply supported beams. This means that the support reaction is also conduct in making of the net force zero.
पिंड पर कार्य करने वाले जो नेट बल है वो शून्य होने चाहिए। यह केवल सिंपली सपोर्टेड के लिए ही मान्य है। इसका मतलब है कि टेक की प्रतिक्रिया बल को भी नेट बल का शून्य बनाने के में गिना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास जो ए है वो सही दिया हुआ है और बी है वो गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है ए। द सपोर्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ द बीम इज ऑल्सो काउंटेड इन द मेकिंग ऑफ द फोर्स जीरो। यानी कि जो सपोर्ट्स की रिएक्शंस हैं उनको भी गिना जाता है नेट बल को शून्य बनाने में। तो ये क्या कह रहा है कि टेक की प्रतिक्रिया बल को नेट बल को शून्य बनाने में गिना जाता है। हाँ सही बात है, गिना जाता है। एज फार एज नेट फोर्स इज कंसर्न द सपोर्ट रिएक्शन डज इफेक्ट द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। यानी कि एज फार एज द नेट फोर्स इज कंसर्न द सपोर्ट रिएक्शन डज इफेक्ट द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी पर दूर दूर तक भी अगर कोई सपोर्ट रिएक्शन लगी हुई है तो वो भी बॉडी के इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब क्या करता है, अपना इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो हेंस वन नीड्स टू टेक केयर of the support reactions of the beam too. Hence one needs of the take care of the support reaction of need to, यानी कि the support reaction of the beam is also counted, काउंट की जाती है। तो पिंड पर कार्य करने वाले जो नेट बल है वो शून्य होने चाहिए। यह केवल सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए भी मान्य है। इसका मतलब यह है कि टेक यानी कि सपोर्टेड की जो जितने भी रिएक्शन फोर्स लगे हुए हैं वो भी नेट बल को शून्य करने में गिने जाते हैं, काउंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ट्रू, यानी कि जो उसने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है।